नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल गुजरात में पहले चरण का मतदान हो चुका है। गुजरात का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। पहले चरण में लगभग 60% वोट पड़े हैं, जबकि 2017 में आंकड़ा 66.75% था। जितने भी पत्रकार हैं या जनता, सभी हैरान हैं। इतना हाईटेक चुनाव, जहां माननीय नरेंद्र मोदी लंबे रोड शो, रैलियां, सब कुछ कर रहे हैं। चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर देख रहा है। आचार संहिता लागू है। आचार संहिता की धज्जियां किस तरह से उड़ाई जाती हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, यानी प्रथम चरण की वोटिंग से पहले आचार संहिता लागू होती है और प्रचार नहीं कर सकते। वहीं आजकल मीडिया का युग है, टीवी चैनल दिखा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जबरदस्त रोड शो कर रहे हैं। सारे टीवी चैनल जहां वोटिंग हो रही है वहां भी दिख रहा है। पुराने वाला समय नहीं है कि बगल में क्या हो रहा है, बगल वाले गांव में पता न चले। आज तो मीडिया सब कुछ दिखाता है, पल पल की खबरें सब तक पहुंचती हैं। ऐसे में चुनाव आयोग पर प्रश्न उठना और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और जो भी आचार संहिता है उसकी धज्जियां उड़ते हुए हम सब देखते हैं, रोज देखते हैं, हर चुनाव में देखते हैं। वहीं पहले चरण में कम वोटिंग, 60% वोट पड़ना, जबकि 2017 में ये आंकड़ा 66.75% था। क्या इशारा करता है ये चुनाव? कल भी हमने इस पर चर्चा की थी। 89 सीटें और 89 सीटें महत्वपूर्ण सीटें हैं ये, जहां बात जनता के मुद्दों की होनी चाहिए। दोस्तों, चुनाव में वहां भगवान राम भी आ जाते हैं, रावण भी आ जाते हैं, मुद्दे कहीं गायब हो जाते हैं। पैसे की चकाचौंध मीडिया में इस कदर छा जाती है कि मुद्दे कहीं दब जाते हैं और चकाचौंध में जनता को जिधर चाहे उधर मोड़ा जाता है। अब आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह से पैसे का बोलबाला, राम के नाम पर, रावण के नाम पर वोट मांगना, जनता के मुद्दे की बात न करना, 27 साल सत्ता में रहने के बाद भी विकास की बात बेमानी लगना। और विकास ये नहीं है, गुजरात में मैंने देखा है, आप हाईवे से नीचे उतर के किसी गांव में चले जाइए, हाईवे आपको चकाचौंध मिलेगा, विकास दिखाएगा, लेकिन वहीं उसके नीचे, हाईवे के नीचे बगल में बसा गांव, जहां न सड़क है, न नाली है, कच्चे मकान हैं। गुजरात मॉडल की और विकास की एक दूसरी ही तस्वीर पेश करता है। वहीं बहुत सारे फैक्टर इस चुनाव में काम कर रहे हैं। जहां हम देख रहे थे कि वोट परसेंट कम हुआ है, क्या कारण है? मेरी समझ में आता है, लोगों के दिमाग में ये आ गया है, हम वोट करें न करें, आएगी तो बीजेपी ही। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये न सोचें कि बीजेपी जीत रही है। कहना पड़ा उनको, बाहर निकलिए, वोट करिए। ऐसे में सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका, जहां पानी की भारी किल्लत है, पानी एक मुद्दा है, किसान बर्बाद है, खारा पानी आ चुका है, कोई बात उसकी नहीं। ना बात महंगाई की हुई कि महंगाई से कैसे निजात मिलेगी, गरीब आदमी को कैसे कम करेंगे महंगाई। वहीं राहुल गांधी ने प्रश्न खड़े किए हैं, भारत जोड़ो यात्रा से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं कर रहे हैं कम। उन्होंने कहा लगातार प्राइस गिर रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हो रहे हैं।
जनता महंगाई से त्रस्त है, जबकि पीएम वसूली में मस्त है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। सरकारें, कोई भी सरकार हो, वसूली में मस्त रहती है। ज्यादा से ज्यादा वसूली कैसे की जाए, जनता पर कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स ला दे जाए। जहां देने का नाम आता है, अब वो रेवड़ी कल्चर में आ जाता है, रेवड़ी कल्चर गिना जाता है। होली दीपावली पर सिलेंडर देना वो रेवड़ी कल्चर नहीं है, लेकिन पानी देना और बिजली देना ये रेवड़ी कल्चर है। अब आप खुद फैसला करें, क्या रेवड़ी कल्चर है और क्या रेवड़ी कल्चर नहीं है। हम बात कर रहे थे गुजरात की, कि गुजरात में ये जो वोट परसेंट जो गिर रहा है, इसके कारण क्या है, उसी पर कुछ विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जनता ये सोच चुकी है, हम वोट करें न करें, सत्ता में बीजेपी आएगी। क्योंकि लंबा शासनकाल 27 साल कम नहीं होते हैं दोस्त। ऐसे में लोग यहां तक कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री की रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, भाड़े की भीड़ भी नहीं है, भाड़े की भीड़ लाई जाती है रोड शो में, रैलियों में, लेकिन इस बार शायद भाड़े की भीड़ भी कम पड़ गई माननीय प्रधानमंत्री की रैली के लिए। अब चाहे वो अहमदाबाद का रोड शो हो या कल का वोट परसेंट का गिरना हो, सूरत और सौराष्ट्र बीजेपी को अच्छी उम्मीदें यहां से रहती हैं। यह बात अलग है, सौराष्ट्र की 54 सीटें, 30 पर बीजेपी। कांग्रेस को 2017 में बहुत सारी सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन बाई हुक और बाई कुक कांग्रेस के एमएलए को, जो एमएलए थे, विधायक थे, उनको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी, वो मंत्री भी बने। ऐसे में जनता क्या सोचती है कि मैंने तो वोट कांग्रेस को दिया था, लेकिन मेरा विधायक तो बीजेपी में चला गया, क्या मेरा वोट भी बीजेपी में चला गया? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अब चुनाव प्रचार को पैसे से ढक दिया गया है, जनता के मुद्दे गायब हो चुके हैं। यानी जो पार्टियां चाहती हैं, मीडिया वही दिखा रहा है। जनता के पास तो पैसा है नहीं मीडिया को देने के लिए, और बिना पैसे के मीडिया कुछ दिखाता नहीं। ऐसे में चुनाव में जो पैसा मिलता है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी चाहती है, जो दिखाना चाहती है, मीडिया दिखाता है। कुछ चैनल तो रिजल्ट तक दिखा रहे हैं, चुनाव आयोग को धता बता रहे हैं, आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांग्रेस चिंता पैदा कर रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने ये मुद्दा उठाया है कि जहां ओपिनियन पोल बैन है, वहां हवा बनाने के लिए कुछ चैनल रिजल्ट तक दिखा रहे हैं और उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। वाह चुनाव आयोग! चुनाव आयोग पर कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। आनंद फानन में जैसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई, वो भी विचाराधीन है। टीएन शेषन जैसा चुनाव आयोग एक अफसर हो, तो टीएन शेषन जैसा हो, जो किसी के दबाव में न आते हुए चुनाव आयोग की गरिमा को बढ़ाए, ऐसा कोर्ट भी मानता है। अब ऐसे में इतनी शिद्दत से चुनाव होते हुए माननीय प्रधानमंत्री को हर चुनाव में आना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, क्यों? कभी सोचा है? खड़गे ने यही प्रश्न उठाया था। खड़गे ने कहा था काउंसलर के चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट करो, एमएलए के चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट करो। ये बात अलग है कि जो उन्हें नहीं बोलना था, वो रावण बोल गए। 100 सिर वाले रावण हैं क्या प्रधानमंत्री? और प्रधानमंत्री या बीजेपी इंतजार कर रही थी कब राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कुछ बोले और हम उस शब्द को लेकर मीडिया में जाएं और उसके ऊपर वोट मांगें और उस सहानुभूति की लहर एक पैदा करें और सहानुभूति की लहर के सहारे। हमें याद है 2017 में भी मणिशंकर अय्यर का बयान
वो नीच शब्द अब वही कहानी 2022 में दोहराई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना खिलेगा। अच्छी बात है, लेकिन जनता के मुद्दों का क्या होगा? उस जनता का क्या होगा जो महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है? उस किसान का क्या होगा जहां समुद्र का खारा पानी खेती के लिए बर्बाद कर रहा है किसान को और खेत को? उसके लिए क्या प्लान है? क्या कोई बताएगा? 27 साल से सत्ता में है और आज भी रावण की, नीच की शब्दों की जरूरत है? मैं नहीं मानता हूं। 27 साल का जो कार्यकाल होता है बहुत लंबा कार्यकाल होता है। नफरत की खेती कब तक होगी? नफरत के नाम पर वोट कब तक मिलेंगे? कब तक जनता नफरत के नाम पर या सहानुभूति के नाम पर अपने मुद्दों से इतर वोट करेगी? तो फिर महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बेईमानी हो जाएंगे। भ्रष्टाचार, जिसकी बात सभी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, गुजरात में जीता जागता नमूना, मोरबी का पुल हादसा, एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका, वो भी बिना टेंडर के, और जब कार्रवाई होती है तो मजदूर पकड़े जाते हैं, मालिक नहीं। प्रश्न उठ रहे हैं मोरबी से भी। उस हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। न उस मालिक ने जिम्मेदारी ली, न सरकार ने जिम्मेदारी ली। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। और क्या होता है भ्रष्टाचार? जहां बिना टेंडर के ठेका दे दिया जाता है और पुल पर मरम्मत के लिए जो पैसा मिलता है वो बंदर बांट हो जाता है। ऐसे ही प्रश्न नहीं उठते हैं। प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। हाईवे से इतर गांव का विकास क्यों नहीं हुआ? पेपर फूटे। बेरोजगारों के साथ मजाक हो रहा है, पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसे में जो एक उम्मीद की किरण होती है बेरोजगार की, वो टूट जाती है जब पेपर लीक होता है। जब उसे पता चलता है कि पेपर तो फूट गया, पेपर तो लीक हो गया, क्या गुजरती होगी आप खुद समझ सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, आप कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये जो वोट परसेंट गिरा है, इसके मायने क्या हैं? आप खुद कमेंट करिए और खुद सोचिए कि 2017 में जो 66.75% वोटिंग परसेंट था, वो 60% क्यों रह गया? कोई तो कारण होगा वोट परसेंट घटने का। लोग कहते हैं बम्पर वोटिंग होती है, बदलाव के लिए होती है, कम वोटिंग होती है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नल एंड वॉइड हो जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने भी बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं। वोट परसेंट आप देखेंगे घटता है तो बीजेपी की सीटें भी घट रही हैं और वोट परसेंट भी लगातार घट रहा है तो बीजेपी की सीटें भी घट रही हैं। बहुत सारे चुनावों को मैंने देखा है कि कम वोट परसेंट पे भी सरकारें बदली हैं, बदलाव हुआ है। गुजरात में क्या होगा मैं नहीं कह सकता। 8 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन पोस्टर फटने लगा है दोस्त। अब जनता प्रश्न खड़े कर रही है, पूछ रही है, अब जादू चलेगा माननीय प्रधानमंत्री का या नहीं चलेगा? ये देखना होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री रावण शब्द पर, रामायण पर, भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, काश 27 साल के विकास के ऊपर बात होती और जनता के मुद्दों के ऊपर बात होती, उस पर वोट मांगा जाता, बताया जाता महंगाई क्यों है, महंगाई कैसे कम होगी। जहां राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया है भारत जोड़ो यात्रा से कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं, लेकिन सरकार वसूली में मस्त है, जनता महंगाई से त्रस्त है। काश प्रधानमंत्री जवाब देते, अच्छा लगता। लेकिन कोई नहीं बोल रहा है, न बेरोजगारों को जवाब मिल रहा है,
न किसान को कोई जवाब दे रहा है, उसकी समस्याओं का निदान कैसे होगा। बेरोजगार पूछ रहे हैं रोजगार कैसे मिलेगा, बीमार पूछ रहा है मेरा इलाज कैसे होगा। मोरबी पुल हादसे के बाद अस्पताल रात रात में बदले गए, काश गुजरात के सारे अस्पतालों का कायाकल्प हो, गरीब आदमी जहां इलाज कराता है। पैसे वाला तो कहीं भी चला जाएगा, प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लेगा, लेकिन गरीब आदमी कहां जाए, उसकी जेब में पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, आमदनी का जरिया नहीं है, और उसके गांव की हालात जहां सड़क नहीं है, नाली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, कच्चा मकान है, उसका इलाज सरकारी अस्पताल के अलावा और कोई विकल्प उसके पास नहीं है। कैसे सुधरेंगे हालात गुजरात के, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। विकास की बात कर रहे हैं, क्या विकास सिर्फ हाईवे बन जाने से हो जाता है? हाईवे की बगल में जो गांव बसा है, उसकी हाईवे के नीचे, उसको विकास की दरकार नहीं है। जब कई लोगों से पूछा गया गांव में जाकर, उन्होंने कहा हाईवे पर पूंजीपति चलता है, उसकी कार चलती है, इसलिए उसका विकास होना, पूंजीपति का विकास होना, पूंजीपति दोस्तों का विकास होना जरूरी है, जनता के विकास की जरूरत नहीं। जनता क्या करे, किससे प्रश्न करे, इसलिए शांत हो जाती है, मूक हो जाती है, डर जाती है, भयभीत हो जाती है, वो आह भी नहीं भर सकती। सत्ता के खिलाफ बोलना, सत्ता से प्रश्न करना इतना आसान नहीं होता है। अभी अभी आपने देखा एनडीटीवी से रवीश का रिजाइन हो चुका है। ऐसे में कौन हिम्मत करेगा सत्ता से प्रश्न करने के कि 27 साल में विकास क्यों नहीं हुआ। हिम्मत नहीं है मीडिया की पूछने की, प्रश्न बहुत सारे हैं। वहीं माननीय मोदी जी ने गुजरात में कमान संभाल ली है, फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है, जो किस्मत है ईवीएम में कैद हो चुकी है। 8 तारीख को परिणाम आएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, सब आकलन कर रहे हैं, सबकी नजर लगी हुई है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करिए। आपका कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करता है। और पुनः गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।